छत्तीसगढ़ के बस्तर में माड़वी हिड़मा के एनकाउंटर के बाद पूरे देश में जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली के इंडिया गेट पे लोगों का प्रदर्शन हो रहा था, उसमें तमाम नारे लगे। हमारे साथ रवि मिश्रा जी हैं, उत्तर प्रदेश महासचिव हैं सीपीआई एम के। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर माड़वी हिड़मा इतना बड़ा नक्सली माओवादी कैसे बना, क्या वजह थी, क्या सरकार इसके पीछे थी। तमाम विषयों पे बातचीत होगी। सर, कैसे देखते हैं इस एनकाउंटर को आप? इनकाउंटर किसी भी दशा में नहीं होने चाहिए। जो नक्सली समस्या है उस पर सरकार को गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए। बेसिकली उनकी कुछ डिमांड्स हैं, खास करके जो वहाँ के खनिज संपदा है, वन संपदा है, उससे जो दोहन होता है और सरकार से संबंधित लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उसका कुछ हिस्सा उनके पक्ष में मिलना चाहिए और सरकार नहीं सुनती, इससे ये समस्या और बढ़ती जाती है। दूसरा तो उनकी और कॉमन समस्याएं हैं, रोजगार को लेकर के और दूसरे सवालों को लेकर के, तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। इनकाउंटर कोई हल नहीं है। जो सरकार इस तरह की योजनाएं चला रही है, ऑपरेशन चला रहे हैं उस इलाके में, उससे स्थायी समाधान नहीं निकलने वाला। अच्छा, सरकार का जिस तरीके का अब आदेश और निर्देश हुआ है, फरमान आया है कि 31 मार्च 2026 से पहले पहले नक्सलवाद का खात्मा देश के गृह मंत्री अमित शाह को चाहिए, तो उसके बाद से तो ऐसी घटनाएं होंगी, लगातार एनकाउंटर होंगे, लगातार सरेंडर भी। नक्सली जो हैं, जिन्हें नक्सली कहा जा रहा है, हालांकि वो अपने आप को माओवादी कहते हैं, उनका सरेंडर भी हो रहा है। तो अब बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी एनकाउंटर। हाँ, हो सकता है टाइमिंग उसमें सफल हो जाए, एनकाउंटर करके डरा धमका करके लोगों को सरेंडर करवा लें। 1967 के पहले भी इस तरह की समस्या नहीं थी, तो नक्सली आंदोलन 67 में पैदा हुआ है। तो ये घटना घट सकती है और उसके बाद फिर से उनके लोग बढ़ जाए। तो हमने जो कहा कि ये स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान तभी है जब उनकी मूल समस्या को ध्यान में रख करके वहाँ विकास का काम किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, उनके रोजगार के बारे में सोचा जाए, उनको जो रह रहे हैं जंगलों में निकाल करके उनको शिक्षित किया जाए, तब वो अस्थायी रूप से उनका हल निकल सकता है। अच्छा, माओवादियों के संघर्ष के पीछे की कहानी क्या है, कारण क्या है? लगातार जो सत्ता से टकराव है, जो प्रशासन से टकराव है माओवादियों का, ये किस लिए है? उनकी ये समझ है कि सशस्त्र आंदोलन के जरिए हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी समझ भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो उन्हें इसे छोड़ करके और बातचीत के लिए उन्हें भी तैयार होना चाहिए। और राजनीति करना है तो दूसरी वामपंथी पार्टियां भी राजनीति कर रही हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि वो राजनीति की मुख्य धारा में आकर के काम कर रहे हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं और अपनी नीतियों, उद्देश्यों, लक्ष्यों को जनता के बीच में रख रहे हैं। जनता उनके साथ जुड़ी हुई है, यह काम उनको करना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान की दिशा संवैधानिक दायरे में जो तय है उसको लेकर के हमें काम करना चाहिए। यहाँ वो थोड़ा सा हम लोगों का मतभेद है उनसे कि वो रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन सरकार का जो रास्ता उसे समाप्त करने का है उसका भी हम समर्थन नहीं करते हैं। वो रास्ता नहीं होना चाहिए, रास्ता केवल बातचीत का ही होना चाहिए। जी। अच्छा, लगातार जिस तरीके से वो कहते हैं कि हमारी जो जल जंगल और जमीन है वो हमारी संपदा है, हमारी प्रॉपर्टी है, इसे कॉरपोरेट घरानों को, उद्योगपतियों को नहीं देना चाहिए, ये हमारा निवास है, यहाँ से हम रहते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, तमाम चीजें कहते हैं। यही तो एक छोटी सी मांग है उनकी कि उनके जंगलों पे अवैध कब्जा न किया जाए। बात सही है कि जंगलों पर उनका पहला अधिकार है। जब वनाधिकार कानून पास किया मनमोहन सिंह की पहली सरकार ने, तो उसमें भी इसी तरह की बातें की गई कि जंगल पर पहला अधिकार वनवासियों का है। वो पेड़ को लगाते भी हैं, पेड़ों को संरक्षित भी करते हैं और पेड़ों से जो कुछ मिलता है उसका दोहन अपने हित में करते हैं। तो जंगल में रहने वालों का पहला अधिकार वन पर है, इसलिए उससे जो इनकम होती है उस पर भी उनका अधिकार बनता है। लेकिन सरकार इस दिशा में सोचती नहीं है। वो वहाँ
तमाम सारे लोगों को ठेके पर दे करके और टेंडर जारी करके बाहर के लोगों को दखल करवाती है और वहाँ की संपदा को लूट करके लोग अपने हित में ले जा रहे हैं। उसमें उद्योगपति भी है और दूसरे लोग भी हैं, तो वो उचित नहीं है। एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों के विकास में खर्च होना चाहिए और निश्चित रूप से उनका उस पर अधिकार बनता है, तो वनाधिकार कानूनों का पालन होना चाहिए। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टियां जितनी भी हैं सबका एक नारा है लाल सलाम का। अभी जेएनयू में तमाम जो पदों पर लेफ्ट की पार्टियां जीती हैं तो वहां पे भी नारे लग रहे थे, लाल है भाई लाल है, पूरा कैंपस लाल है, तमाम नारे लगे, लाल झंडा लहरा रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णु देव, उनके सोशल मीडिया हैंडल से लगातार ये देखा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि लाल आतंक का अंत हो गया है। इसे आप कैसे देखते हैं एक पार्टी के महासचिव होने के नाते? लाल झंडा जहां तक है, पहले तो कम्युनिस्ट पार्टियों का झंडा सफेद था और तो 1886 के बाद हमारा झंडा लाल हुआ और पूरी दुनिया में हमने अपने झंडे को बदल के लाल किया है। और लाल से हमारा मकसद केवल ब्लड से है, जो खून है सबके शरीरों में दौड़ता है, उसका रंग लाल है और उसी को हम सलाम करते हैं। तो लाल का अन्यथा अर्थ नहीं निकालना चाहिए। लाल का मतलब ब्लड से है, वो सभी के अंदर है और उसको निश्चित रूप से सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी बात आती है लाल आतंक की। तो आतंक किसी भी रंग का हो, वो लाल आतंक हो या भगवा आतंक हो, हम लोग दोनों का बराबर जो है खिलाफत करते रहे। जो भी आतंकवादी हो, किसी कलर का हो, उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह करके ही हमको हर क्रियाकलाप करने हैं। हमें कहीं से कानून छूट नहीं देता कि किसी को पकड़ करके हम इनकाउंटर कर दें। आप पकड़िए, पकड़ के ले जाइए, कानून के हवाले करिए, न्यायपालिका है जो जजमेंट सुनाएगी उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी, फांसी मिलेगी, जेल में रहना पड़ेगा, कारावास होगा, उसको भुगतेगा। पुलिस को या दूसरे जो फोर्सेज है उनको ये अधिकार नहीं मिलता कि किसी को पकड़ करके और उसको गोली मार दीजिए। ये ठीक नहीं, उसका हम लोग समर्थन नहीं करते। अच्छा, अब 31 मार्च 2026 से पहले एनकाउंटर्स अगर भारी संख्या में होते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? सीपीआई मार्क्सिस्ट क्या करेगी? जो हमारी पहले की लाइन है वही हम करेंगे। हम कंडेम करेंगे कि बातचीत करना चाहिए, बातचीत से समस्या का हल निकालना चाहिए। इनकाउंटर और भारी मात्रा में इनकाउंटर उचित नहीं है। समस्या इसका हल से निकलेगा। आप एक बार खत्म भी कर देंगे फिर से नक्सलवाद पनप सकता है। इससे दूसरे जो उनके बच्चे होंगे वो आगे बढ़ करके आएंगे। तो ये स्थायी समाधान नहीं है, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। चलिए, हम लगातार कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं इस विषय पर। जिस तरीके से हिडमा का एनकाउंटर हुआ है उसके लिए लोग लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनकी एक लड़ाई है, सीधी और साफ सुथरी लड़ाई, कि जल जंगल जमीन जो हमारी संपदा है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उस पर अवैध कब्जा ना किया जाए, हमें चैन से जीने दिया जाए। लेकिन सरकार लगातार अपने उद्योगपति मित्रों को वो जमीनें, वो जंगल लीज पर दे करके जबरदस्ती उनका ठौर और ठिकाना खाली करवा रही है, जिसके लिए संघर्ष लगातार चल रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।